हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपको 2023 और 2024 के पेपर्स पूरे सॉल्व करा दिए हैं। 2022 के पेपर के हमने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस हल कर लिए थे। आज हम उसका लास्ट थर्ड पार्ट हिंदी भाषा परीक्षण को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न होते हैं। हमें अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी कि वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह ज़रूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो ये दूध के बारे में बोला गया है। तो पहला प्रश्न है, लोग पशुओं का दूध पीते हैं। पहला ऑप्शन है एक जैसे, दूसरा है भिन्न भिन्न, तीसरा है समान, चौथा है उसी तरह के। तो लोग किस तरह के पशुओं का दूध पीते हैं? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग तरह के लोग पशुओं का दूध पीते हैं। जैसा कि इस लाइन में आया, देखिए, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। चलिए अगला देखते हैं। खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं। शीतल, जमे हुए, गर्म, ठंडे। तो ऊंट कैसे स्थान पे पाया जाता है? मरुस्थल, जहाँ रेतीला होता है और गर्म होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म। अगला प्रश्न है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान दूध मिलता है। बहुत कम, कम, थोड़ा, बहुत सारा। तो देखिए यहाँ पर आया है हमारे इसमें, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, यानी कि बहुत सारा दूध मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारा। चलिए अगला पढ़ते हैं। सवाल नंबर 64, यह खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ऑप्शन है आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी। तो देखिए यहाँ पर आया है कि यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। तो जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक। अगला लास्ट सवाल है इस अनुच्छेद का, हानि का अर्थ खालिस्तान के समान है। लाभ, मरम्मत, क्षति, स्थिर। तो हानि का पर्यायवाची, यानी कि हानि का जो है कौन सा इन चार में से ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हानि के समान है? देखिए, हानि का अर्थ होता है हमारा नुकसान होना, क्षति होना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्षति। चलिए दूसरा अनुच्छेद देखते हैं अब। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो जो ये चिकनी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं या फल और सब्जी बना रहे हैं, इनको हम कहते हैं कृत्रिम। और जो फल सब्जी हम खाते हैं वे होती हैं जो वास्तविक होती हैं। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था।
प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक बार कोई गांव में गया और वहाँ उन्होंने देखे कि अनेक परिवार ने वहाँ पर चिकनी के मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं और कुछ परिवारों ने वहाँ पर कृत्रिम फल और सब्जी बनाए थे, यानी कि फल और सब्जी के चिकनी मिट्टी के बनाए हुए थे और वे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि असली होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है सवाल, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खाली स्थान बनाए, मेज और कुर्सी, फल और सब्जी, खिलौने, बर्तन, गुल्लक और गेंद। तो क्या बनाए थे? फल और सब्जियां। अगला है, हम मुश्किल से ही खालिस्तान फलों और असली में अंतर कर सके। तो देखिए, जो फल और सब्जी उन्होंने बनाए थे चिकनी मिट्टी से, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। तो यहाँ पर यही है कि मुश्किल से ही हम प्राकृतिक, कृत्रिम, मूल, यथार्थ। तो किस में कर पाए वे अंतर मुश्किल से? कृत्रिम फलों में और असली में। अगला है, ऐसे शब्द खालिस्तान है। ये जो शब्द है ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक नहीं है, विशेषता नहीं बता रहा और कोई क्रिया नहीं है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। खालिस्तान भेद का समानार्थी है। भेद, भेद करना, अंतर करना, पहचान करना। तो इस भेद शब्द का हमें वो बताना है कौन सा पर्यायवाची है, यानी समान अर्थ है। अंतर, मिश्रण, भ्रम, अशुद्धि। तो भेद करना यानी कि उनमें अंतर करना। अगला है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो इसका है। विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। प्रत्येक मतलब, प्रति मतलब हर व्यक्ति और एक माने हर एक। तो प्रत्येक का अर्थ हो जाएगा हर एक। चलिए तीसरा अनुच्छेद देखते हैं हम। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये हरीश नाम के बच्चे के ऊपर एक अनुच्छेद है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? भाइयों, सहपाठियों, मित्रों, टोली। तो देखिए अनुच्छेद में पहली लाइन में यहाँ पर आया है, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों के साथ। दूसरा है, हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा। तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आया है कि हरीश तैरना चाहता था और छपाक के साथ तालाब में कूदा। तो यानी कि वो किस लिए क्या करना चाहता था? वो तैरना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैरने के लिए। अगला है, मौसम खालिस्तान था। बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो मौसम कैसा था? देखिए यहाँ पर आया है कि ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। तो यानी कि मौसम कैसा था? कुछ हल्का गर्म था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें, दो लड़के, हरीश के मित्र, मछुआरे। तो अनुच्छेद में आया है कि तालाब के दूसरे छोर पर कुछ बत्तखें थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ बत्तखें। अगला है, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा इसका है। फिसलना, गिर जाना, कूदना, चढ़ना। तो गोता लगाना यानी कि हम जब तालाब में कूदते हैं तो उसे हम कहते हैं गोता लगाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूदना। चलिए चौथा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर
कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती है। तो ये सांप के बारे में है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सांपों को खालिस्तान कहा जाता है? छिपकली, शल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो सांप कौन से होते हैं? रेंगने वाले। पहले लाइन में आया है सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा सवाल है, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? पहला है बर्फ से जमे स्थानों में, दूसरा है मरुस्थलों, तीसरा है वनों, चौथा है झीलों। तो देखिए यहाँ पर आया है कि सांप वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। तो यानी कि किस में नहीं रह सकते? बर्फ वाले स्थानों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ से जमे स्थानों में। चलिए अगले देखते हैं। सांपों का खालिस्तान कमजोर होता है। सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध, दृष्टि। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर आया था अभी, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। तो यानी कि उनकी देखने की क्षमता कमजोर होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि। अगला है, सांप को चोट लगने से बचाता है। जीभ, शल्क, मृत चमड़ी, नाक। देखिए ना तो जीभ ना ही नाक और मृत चमड़ी भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शल्क। यहाँ पर आया देखिए कि सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है, जो सांप की सुरक्षा करती है। चलिए लास्ट देखते हैं। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, चलना, पलायन करना, संबंधित होना। तो जीवित रहना यानी कि अपना जीवन यापन करना, या जिंदा रहना या जीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीना। तो बच्चों, ये हमने हिंदी के 2022 के पेपर में आए हुए चारों अनुच्छेद हल किए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी कीजिए। और हमने आज ये 2022 का पेपर भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके तीनों भाग हमारे पूरे हो गए हैं। तो सभी बच्चे इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़्यादा समय पेपर में आपके नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। धन्यवाद।